नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। और इस वीडियो से हम प्रोग्रामिंग की बेसिक्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सीखेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और कोई भी नया प्रोग्रामर हो उसके लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे पाइथन के बेसिक्स की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैंने अपने पिछले वीडियो में ही हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए जो यूनिवर्सल चीज़ें हैं, जो सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इक्वली लागू होती हैं, वो मैंने डिस्कस कर ली हैं। और उन सभी को ध्यान में रखते हुए हम पाइथन को सीखेंगे। तो आज जितने भी हम बातें करेंगे वो केवल स्पेसिफिक है पाइथन के लिए, ओनली पाइथन के लिए। कुछ चीज़ें जो दूसरे लैंग्वेजेस में भी आने वाली वीडियोस में हमें मिलेंगी उसको मैं नोटिफाई करा दूंगा आपको, तो उसको आप ध्यान में रखेंगे। बट ये पूरी तरह से डेडिकेटेड है पाइथन के लिए। तो देखते हैं पहले कि पाइथन है क्या। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आप जानते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का काम क्या है ये भी आप समझते हैं, मैं उस पर आज नहीं जाऊँगा। तो थोड़ी सी पाइथन की के बारे में जानकारी ले लेते हैं। ये कई बार इससे भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो पहली जो बात हम समझ लेते हैं कि पाइथन बना कब। 1980 में सबसे पहली बार आया। इसको बनाया किसने या लिखा किसने? गीडो वैन रॉसम ने, जो कि नीदरलैंड के एक कंप्यूटर साइंस के फील्ड में काम कर रहे व्यक्ति थे, नीदरलैंड के। ठीक है, 1980 में इसको लिखा गया, तब से ये पॉपुलर होता जा रहा है। इसकी और खासियत क्या है? ये बहुत ही ईजी है, ईजी लैंग्वेज है, ईजी टू लर्न कह सकते हैं, है ना। बहुत आसानी से इसको सीखा जा सकता है। तीसरा, ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, ये आप जानते हैं। इसको इंटरप्रेटर की ज़रूरत पड़ती है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। चौथा, ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव, केस सेंसिटिव का मतलब क्या है कि अगर पाइथन में आप एक स्मॉल ए लिख रहे हैं और कैपिटल ए लिख रहे हैं तो इन दोनों में फ़र्क है। ये दोनों एक नहीं है, दोनों डिफरेंट, दोनों की मीनिंग डिफरेंट होगी। दोनों को डिफरेंट मीनिंग में इंटरप्रेट करेगा कौन? पाइथन, है ना। और ये ए जो ए है, ये मैं आइडेंटिफायर की बात कर रहा हूँ, इसको मैं आगे समझाऊंगा। फिलहाल के लिए बस केस सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि केस के प्रति ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, कैरेक्टर्स के केस के प्रति। ठीक है। उसके अलावा पाइथन के बारे में, ये डायनेमिकली टाइप्ड है। कई बार ये वर्ड भी पूछा जाता है, डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। इसको भी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, तो अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस ये मैं पाइथन के कुछ खासियत को एक जगह रख रहा हूँ। ये डायनेमिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है। अब जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बात की थी कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक के पास तीन गुण होते हैं। एक लैंग्वेज का गुण होता है, एक मैथमेटिक्स का गुण होता है, और एक उसके पास गुण होता है किस चीज़ का? खुद का अपना पैराडिग्म, जो उसके तरीके होते हैं। तो हम देखते हैं कि पाइथन का कैरेक्टर सेट क्या है। पाइथन किन कैरेक्टर्स से, किस कैरेक्टर्स का यूज़ करके, या इसका अल्फ़ाबेट क्या है। तो ये पाइथन का देखिए कैरेक्टर सेट है। आप इसमें ये लेटर्स यूज़ कर सकते हैं, कैपिटल ए से कैपिटल जेड, स्मॉल ए से स्मॉल जेड, 0 to 9, स्पेस, प्लस, माइनस, ये सारे जितने आप स्पेशल कैरेक्टर्स देख रहे हैं इन सब का प्रयोग आप कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ स्पेस, वाइट स्पेस या स्पेस के कुछ डिफरेंट तरीके होते हैं, उनका आप प्रयोग कर सकते हैं। टैब्स, चार स्पेस को मिलाकर टैब्स कहते हैं। ब्लैंक स्पेस, एक स्पेस को ब्लैंक स्पेस कहते हैं। कैरिज रिटर्न एक खास तरीके का स्पेस है। न्यू लाइन में जब हम जाते हैं। फॉर्म फीड भी एक तरीके का स्पेस का टाइप है। अदर कैरेक्टर्स जितने भी एस्की, आपने इनकोडिंग पढ़ा होगा, इनकोडिंग का वीडियो जो हमने पहले ही डाल रखा है, उसमें आप देखेंगे तो एस्की और यूनिकोड एक तरीके की इनकोडिंग होती है कैरेक्टर्स को इनकोड करने का। तो इनके जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं इन सबको पाइथन जो है सपोर्ट करता है। तो आप ये ध्यान में रखेंगे, कई बार इससे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि पाइथन किन कैरेक्टर्स को सपोर्ट करता है, किन को नहीं करता है, तो आप इसको आंसर दे पाएँ। उसके बाद हम बात करते हैं कीवर्ड्स की। पाइथन में कीवर्ड्स कितने हैं? ये देखिए, टोटल यहाँ पे 35 कीवर्ड्स लिखे हुए हैं। ये मेन कीवर्ड्स हैं जो कि पाइथन में रिजर्व्ड है, ये आपको मिलेंगे ही। मीन्स ये पाइथन में रिजर्व्ड है और आप इनको अपने दूसरे किसी मीनिंग में प्रयोग नहीं कर सकते। आप इसको वीडियो को पॉज करके इन सबको एक बार दिमाग में बैठा लीजिए, और जो जैसे लिखा है वैसे ही इसको दिमाग में बिठाना है। जैसे ये फॉल्स का एफ कैपिटल है तो ये ऐसे ही लिखा जाएगा। अगर इसका एफ स्मॉल हुआ, चूंकि ये पाइथन केस सेंसिटिव है तो इसकी मीनिंग बदल जाएगी, फिर ये रिजर्व वर्ड नहीं रहेगा। तो रिजर्व्ड कौन सा वाला फॉल्स है? जिसका एफ कैपिटल है बाकी सब स्मॉल है। उसी तरह ये नन का एन कैपिटल बाकी सब स्मॉल, उसी तरह ट्रू का टी कैपिटल बाकी सब स्मॉल। इन तीन को छोड़कर बाकी जितने भी आपको कीवर्ड मिलेंगे सब पूरे स्मॉल लेटर्स में है ना। तो इन सब में से कुछ का प्रयोग तो हम देख लेंगे, तो आपको वहीं पे समझ में आ जाएगा। बट आप सभी का प्रयोग शायद नहीं देख पाए, कुछ का प्रयोग हम देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कीवर्ड्स का मीनिंग क्या होता है।
इतने कीवर्ड्स आप दिमाग में रखेंगे। कई बार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, 4-5 चीज़ें दे दी जाती हैं, पूछा जाता है इनमें से कौन सा पाइथन का कीवर्ड है या कौन सा नहीं है, तो आप ये थोड़ा ध्यान रख लेंगे। ठीक, अब हमने बात की थी कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ डेटा टाइप्स होता है, क्योंकि कंप्यूटर डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए बाइनरी का प्रयोग करता है, तो और हर जितने भी चीज़ें हैं उनको एक ही तरीके से रिप्रेजेंट करने में, उसको प्रोसेस करने में उस कंप्यूटर को आसानी नहीं होती है। तो आसान बनाने के लिए वो हर अलग तरह के डेटा को अलग अलग तरीके से इनकोड करता है या स्टोर करता है या बाइनरी में कन्वर्ट करता है। तो इसलिए डिफरेंट डेटा टाइप्स का निर्माण हुआ। पाइथन कितने तरह के डेटा टाइप्स को सपोर्ट करता है वो आप देख लीजिए। इसके मेन 5 कैटेगरी हैं। पहला एक नंबर्स, ये मेजर कैटेगरी हुई, दूसरा सीक्वेंसेस, तीसरा सेट्स और चौथा नन, एक ये स्पेशल टाइप का डेटा टाइप है, और पांचवा मैपिंग। आप देखिए नंबर्स में फिर 3 कैटेगरी, एक इंटीजर मतलब ऐसे 4, 5, इसमें डेसिमल नहीं आते। इंटीजर का मतलब 2.3 ऐसा नहीं होगा, जिसमें डेसिमल वैल्यूज ना हो वो इंटीजर कहलाते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव सब आ जाते हैं इसमें। और इंटीजर का ही एक सब टाइप है बूलियन। मैंने बताया था, आप जानते हैं बूलियन के बारे में, 0 या 1 को रिप्रेजेंट करता है कौन, बूलियन। और जो आपने अभी पिछले कीवर्ड्स में देखा, 2 वैल्यूज ऐसे देखा होगा आपने, ट्रू और एक ये ऐसे फॉल्स, ये कीवर्ड्स हैं। ये ट्रू और फॉल्स जो है ये बूलियन को ही रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। बूलियन आपको याद होगा, 0, 1, लो, हाई, ट्रू, फॉल्स। तो ये जो ट्रू है ये एक बूलियन वैल्यू है पाइथन में, ठीक है। ये बूलियन 1 और बूलियन 0 को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद फ्लोटिंग पॉइंट में क्या होता है, डेसिमल वाले वैल्यूज़ को हम रिप्रेजेंट करते हैं, 2.3, 5.6। इसको अगर स्टोर करना हो तो ये फ्लोट टाइप का या फ्लोटिंग टाइप का, नंबर के अंदर फ्लोट टाइप का डेटा टाइप है ये। और कॉम्प्लेक्स नंबर्स अभी आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, बट जो मैथमेटिक्स जानते होंगे वो थोड़ा जानते होंगे। a+ib इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। तो पाइथन उस तरह के कैलकुलेशंस को करने में भी सक्षम है, उस तरह के डेटा, उस तरह के वैल्यूज़ को भी स्टोर कर सकते हैं हम किसमें, कॉम्प्लेक्स नंबर में। इसको हम नहीं देखेंगे, बट आप याद रखेंगे कि कॉम्प्लेक्स भी एक डेटा टाइप है किसमें, पाइथन में, नंबर्स के अंदर आता है वो। सीक्वेंसेस, सीक्वेंस का मतलब ये ऐसे डेटा टाइप्स हैं जो एक सीक्वेंस में रहते हैं, सीक्वेंस में स्टोर होते हैं, हमेशा एक के बाद एक ऐसे स्टोर होते हैं। तो जितने भी डेटा टाइप्स सीक्वेंस के अंदर आप देख रहे हैं, स्ट्रिंग, लिस्ट और टुपल, ये तीनों में खासियत है कि ये हमेशा किस में, सीक्वेंस में स्टोर होंगे, एक के बाद एक स्टोर होंगे। तो इन तीनों को हम अलग से पढ़ेंगे, पर आप याद रखेंगे कि सीक्वेंसेस डेटा टाइप है एक पाइथन का, उसके अंदर 3 डेटा टाइप्स आते हैं, स्ट्रिंग, लिस्ट और टुपल्स। और इन तीनों में थोड़ी थोड़ी एक जैसी सिमिलैरिटी भी है और थोड़ी थोड़ी डिफरेंस भी है। इन तीनों को हम अलग से डिस्कस करेंगे। सेट्स आपने 9th 10th में पढ़ा होगा, सेट्स ऐसे ABC ऐसे स्टोर करते थे हम। सेट्स, ये वाला सिंबल, सेम टू सेम चीज़ को स्टोर करने के लिए सेट्स का प्रयोग किया जाता है कौन, किसमें, पाइथन में। और सेट्स की खासियत क्या होती है, सेट्स की खासियत ये होती है कि इसमें एक वैल्यू एक ही बार स्टोर हो सकता है, जैसे A, B, और आप फिर से इसमें A स्टोर करने की कोशिश करोगे तो क्या करेगा, ये वाला हट जाएगा, जो बाद में आया वो रहेगा। यानी कि एक वैल्यू एक ही बार रह सकता है, यूनिक वैल्यू ही स्टोर करता है ये सेट। इसलिए हम सेट का प्रयोग करते हैं पाइथन में, ताकि हम एक ही वैल्यू दोबारा स्टोर ना किया जा सके। कई केसेस में हमें ज़रूरत होती है कि हम डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर ना करें, उस केस में सेट का प्रयोग किया जाता है, ठीक। उसके बाद आया नन। नन एक स्पेशल डेटा टाइप है पाइथन का। ये ऐसे ही लिखा जाता है, आपने कीवर्ड में भी देखा होगा कि ऐसे ही लिखा हुआ है, नन, NON। देखो आप, जो कैपिटल लेटर से शुरू होने वाले कीवर्ड थे तीनों आ गए यहाँ पर। एक तो ये नन हो गया, जिसका N कैपिटल, ये स्पेशल डेटा टाइप है। इसका मीनिंग होता है कुछ नहीं। जब पाइथन में हमें कुछ ऐसा स्टोर करने की ज़रूरत पड़ती है जो कि जिसका मीनिंग हो कि कुछ नहीं है यहाँ पर, नथिंग, तो उस केस में हम नन का प्रयोग करते हैं, है ना। नन एक खास डेटा टाइप है पाइथन का जिसका मीनिंग होता है कुछ नहीं, ठीक है। और ट्रू फॉल्स आप समझ ही गए। उसके बाद एक 5वां जो कैटेगरी है वो है मैपिंग। मैपिंग में क्या होता है, डिक्शनरी कैसा होता है, डिक्शनरी में आप क्या करते हैं, जैसे आपके पास एक डिक्शनरी है, नेम वाइज फ़ोन नंबर आपने स्टोर कर रखा है। मान लो आपके पास एक बुक है जिसमें इस साइड नेम लिखा हुआ है, नेम ABCD, और यहाँ फ़ोन नंबर। तो आप क्या करते हैं, इस नेम को ढूंढेंगे तो उसका फ़ोन नंबर मिल जाएगा। और ये नेम अल्फ़ाबेटिकली मान लो स्टोर्ड हो, तो आपको P से कोई नाम ढूंढना है तो सीधे P वाले कॉलम में जाएंगे और P से कोई नाम ढूंढेंगे और उस नाम के जस्ट सामने क्या है, नंबर स्टोर्ड है। तो डिक्शनरी या मैपिंग जो है
एक चीज को दूसरे से मैप कर देता है, इस तरीके से डेटा स्टोर करता है, इसलिए इसे हम कहते हैं मैपिंग। और मैपिंग में एक ही सब टाइप है, उसका नाम है डिक्शनरी। तो डिक्शनरी भी एक पाइथन का डेटा टाइप है, इसको भी हम आगे थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। तो ये डेटा टाइप्स हैं, ये हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि डिफरेंट टाइप के डेटा को हमें डिफरेंटली मैनेज करना पड़ता है, स्टोर करना पड़ता है, उनको प्रोसेस करना पड़ता है, इसलिए पाइथन ने इतने डेटा टाइप्स हमें दे रखे हैं ताकि आपको जैसी ज़रूरत हो उस तरीके के डेटा टाइप्स में आप डेटा को स्टोर करें। अब आपको याद होगा कि मैंने एक चर्चा की थी कि पाइथन डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे आपने क्या किया कि कोई वेरिएबल बनाया a, उसमें आपने स्टोर किया 5, तो अभी ये जो a वेरिएबल है इसका डेटा टाइप क्या होगा, 5, चूंकि इंटीजर है तो इंटीजर होगा। लेकिन आपने अगले लाइन में क्या किया, a की वैल्यू आपने कर दी 2.3, तो अब ये कैसा हो गया, फ्लोट। तो पाइथन क्या करता है, अपने आप a का टाइप यहां पर फ्लोट बना देगा। यहां पर इंटीजर था a का टाइप, लेकिन यहां पर अपने आप क्या बन गया, ये a का टाइप फ्लोट हो गया। तो आप देख रहे हो कि डायनेमिकली रन टाइम पर ये वेरिएबल के डेटा टाइप को चेंज कर देता है अपने आप, इसलिए इसको कहते हैं डायनेमिकली टाइप्ड। लेकिन दूसरे लैंग्वेजेस, सभी लैंग्वेजेस डायनेमिकली टाइप्ड नहीं होते, वो क्या होते हैं, स्टैटिकली टाइप्ड होते हैं। स्टैटिकली टाइप्ड जैसे जावा है। स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि एक बार जो अगर वो इंटीजर बन गया तो अब वो इंटीजर वैल्यू ही स्टोर करेगा। अगर आपने उसमें फ्लोट वैल्यू स्टोर करने की कोशिश की तो वो एरर जनरेट करेगा, वो स्टोर करने ही नहीं देगा, है ना। इसे कहते हैं स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज। इसमें वेरिएबल का टाइप या डेटा टाइप पहले ही डिफाइन करना पड़ता है और केवल उसी टाइप के डेटा को आप उसमें स्टोर कर सकते हैं। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन में आप किसी भी वेरिएबल में, किसी भी टाइप के वेरिएबल में कोई भी डेटा टाइप का वैल्यू स्टोर कर सकते हैं और वो डायनेमिकली चेंज कर लेगा अपने टाइप को। इसे कहते हैं डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद बात आती है आइडेंटिफायर्स की, नेम्स। इसी का आइडेंटिफायर को ही हम नेम्स के नाम से भी जानते हैं या वेरिएबल्स के नाम से जानते हैं। ये मैं पहले भी पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। जैसे मैथमेटिक्स के गुण जो होते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होते हैं, वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट, है ना। वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स जैसे मैथमेटिक्स में होता है वैसे यहाँ भी होता है पाइथन में। ये क्यों हम प्रयोग करते हैं, वेरिएबल प्रयोग करते हैं ताकि हम किसी डेटा को अभी टेम्पोरली स्टोर कर लें और बाद में आगे आने वाले लाइंस में हम उसको प्रयोग कर पाएँ, है ना। जैसे a में हमने 5 स्टोर कर दिया, b में हमने 7 स्टोर कर दिया और इधर जाकर c = a + b करेंगे तो a का 5 b का 7 स्टोर ऐड होकर c में क्या स्टोर हो जाएगा, 12। तो आप देख रहे हैं कि हमें इसकी ज़रूरत थी इधर, तो ये a को हम या इस डेटा को हम बाद में यूज़ कर पाएँ इसलिए हमने क्या किया था, इसको स्टोर कर लिया किसी वेरिएबल में, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं वेरिएबल। और ये जो 5 है ये a की वैल्यू चेंज हो जाएगी। जैसे अगर मैं यहाँ a की वैल्यू 10 कर दूँ तो अब a की वैल्यू 5 न होकर क्या होगा, 10। जो लास्ट लाइन में आएगा वही होगा 10, वही वैल्यू उसमें स्टोर रहेगी। तो इसकी वैल्यू आप देख रहे हैं a की वैल्यू चेंज हो रही है, लेकिन ये 10 तो 10 ही रहेगा, 10 चेंज नहीं होगा। इसे कहते हैं, इस तरह की वैल्यूज़ को कहते हैं कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। कॉन्स्टेंट्स, या आपको याद होगा मैंने इसका एक और नाम बताया था लिटरल्स, या इसका मैंने एक और नाम बताया था वैल्यूज, है ना। तो वैल्यूज कांस्टेंट होती हैं, लिटरल्स कांस्टेंट होते हैं, जबकि वेरिएबल्स जो हैं वो चेंज होते रहते हैं। और इस वेरिएबल का, हर वेरिएबल को हमें एक नाम देना पड़ता है, नेम। इसी नेम को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिफायर, ठीक है। हर वेरिएबल को एक नाम देना पड़ता है। जैसे इसको हमने नाम दिया a, इसको हमने नाम दिया b। तो आइडेंटिफायर, हम मैंने पिछले वीडियो में भी बात की है, आइडेंटिफायर का मतलब है कि हम प्रोग्राम में कोई वेरिएबल बना रहे हैं, किसी भी चीज़ को स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको हम एक नाम देंगे, कोई नाम देंगे और उसमें हम कोई डेटा स्टोर करेंगे जो बाद में हम यूज़ करेंगे। तो नाम देना ही, नाम लिखना ही क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन हम दे रहे हैं उसको एक, तो उसे हम कहते हैं आइडेंटिफायर। और आइडेंटिफायर बनाने के या नाम लिखने के रूल्स होते हैं। उसमें से पहला रूल क्या है, हमने पहले भी चर्चा की थी कि डिजिट से कोई भी आइडेंटिफायर शुरू नहीं होना चाहिए, डिजिट से शुरू नहीं होना चाहिए, डिजिट बीच में आ सकता है, लास्ट में आ सकता है। दूसरा, स्पेस का प्रयोग आप नहीं कर सकते। ओनली किस किस चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं, स्पेस प्रयोग नहीं हो सकता। क्या प्रयोग हो सकता है, देखो आप A से Z 0 से 9 इतनी चीज़ें आप प्रयोग कर सकते हैं। और एक और कैरेक्टर है अंडरस्कोर, नीचे वाला है ना अंडरस्कोर, इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। बस इतनी ही चीज़ों का प्रयोग करके आप आइडेंटिफायर लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई भी कैरेक्टर प्रयोग किया, और जाहिर सी बात है डिजिट्स शुरू में नहीं आना चाहिए, ठीक है। इतने रूल्स आप फॉलो करोगे तभी आपका आइडेंटिफायर सही होगा। तो कई एग्जाम्स में यही पूछ दिया जाता है कि इसमें से कौन वैलिड आइडेंटिफायर है, ठीक है। अभी मैं बता रहा हूँ एक एग्जाम्पल। तीसरा, लेंथ। तो लेंथ की जो बात है, पाइथन में आइडेंटिफायर
लिखने के लेंथ पर कोई भी बाउंडेशन नहीं है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने कैरेक्टर का आप मैक्सिमम आइडेंटिफायर लिख सकते हैं, तो उसमें कोई बार नहीं है, आप कितना भी बड़ा आइडेंटिफायर लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश किया जाता है, यह एक स्टैंडर्ड है कि 32 कैरेक्टर से बड़ा आप न लिखें, और अगर लिख भी रहे हैं तो 255 तो मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है। बट ये एक जनरल सा रूल है कि 32 कैरेक्टर से ज़्यादा बड़ा आइडेंटिफायर नहीं होना चाहिए, ठीक। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, जैसे आपको 4 ऑप्शन दिए गए, जैसे एक दिया गया फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, ठीक है, ये पहला ऑप्शन। एक दिया गया फर्स्ट स्पेस NAME नेम, एक दिया गया 1STNAME नेम, यहाँ स्पेस नहीं है, ठीक है, ये साथ में है। और एक दिया गया नेम स्पेस फर्स्ट। अब पूछा गया इसमें से कौन वैलिड आइडेंटिफायर है, ये पहला ऑप्शन, ये दूसरा ऑप्शन, ये तीसरा ऑप्शन, ये चौथा ऑप्शन, कौन वैलिड आइडेंटिफायर है। तो आपको देखना होगा, ये देखो आप इसमें A to Z कैरेक्टर है और अंडरस्कोर है, ठीक है, कोई स्पेस नहीं है और लेटर से डिजिट से शुरू नहीं है, तो ये सही है, ये वैलिड है आइडेंटिफायर। इसमें आप आओ, यहाँ पर एक स्पेस है जो कि अलाउड नहीं है, ये स्पेस अलाउड नहीं है, तो ये वैलिड आइडेंटिफायर नहीं है। यहाँ पर आप आएंगे, ये डिजिट से शुरू हो रहा है, तो ये वैलिड आइडेंटिफायर नहीं है। और यहाँ पर फिर एक स्पेस आ गया, ये नेम पहले लिखा है, फर्स्ट पहले लिखा है, उससे कोई मीनिंग नहीं है ना, स्पेस बीच में आ गया एक, इसका मतलब है कि ये वैलिड नहीं है। तो ऐसे हम आइडेंटिफायर लिखते हैं। और चौथा एक रूल है, जो कि रूल नहीं है, बस एक कन्वेंशन है, कि जब भी आप किसी वेरिएबल को नाम दें तो आप कोशिश करें कि उसमें जो डेटा स्टोर करने वाले हैं उसी से मिलता जुलता नाम दें, ठीक है। जैसे अगर मैं किसी वेरिएबल, कोई मैं सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम लिख रहा हूँ, तो मुझे प्रिंसिपल स्टोर करना है, तो मैं उसका नाम दूंगा प्रिंसिपल, ठीक, और उसमें स्टोर कर दूंगा कुछ भी ऐसे। दूसरा रेट, वेरिएबल का नाम दिया रेट, ऐसे। तो ये देखो, ये मैं आइडेंटिफायर बना रहा हूँ, लेकिन नाम उसका कैसा लिख रहा हूँ ये तो मेरे ऊपर है, तो मैं कैसा लिख रहा हूँ, ताकि आगे जब मैं प्रोग्राम लिखूँ तो मैं आसानी से पहचान पाऊँ कि इसमें क्या स्टोर है, इसमें क्या स्टोर है। समझ रहे हो आप बात। इससे क्या होगी, इससे आपके प्रोग्राम की रीडेबिलिटी बढ़ेगी। रीडेबिलिटी का मतलब क्या होता है, जब आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हो और उसको कोई दूसरा पढ़ रहा है तो आसानी से समझ पाए, इसे कहते हैं रीडेबिलिटी, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टेटमेंट्स की पाइथन में, ठीक है। जो भी आप पाइथन में लिख रहे हैं, जो एग्जीक्यूटेबल होता है, एग्जीक्यूटेबल का मतलब क्या होता है, एग्जीक्यूटेबल लाइंस का मतलब क्या है कि वो लाइंस या वो चीजें जो आप पाइथन में लिख रहे हैं जो एक्चुअली में एग्जीक्यूट होगा, उसे हम क्या कहेंगे, स्टेटमेंट, ठीक है। अब बात आती है कि जब हम पाइथन में लिख ही रहे हैं तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, ऐसा क्यों होगा, हम लिखी तो एग्जीक्यूट करने के लिए रहे ना, हाँ। लेकिन आप देखो कुछ चीज़ें क्या होती हैं, जैसे एक चीज़ है कमेंट, ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ किया जाता है। कमेंट क्या होता है, ये एग्जीक्यूट नहीं होते, ये केवल प्रोग्राम की रीडेबिलिटी बढ़ाते हैं। रीडेबिलिटी कैसे, आपने कुछ लिखा और उसकी मीनिंग समझाने के लिए कमेंट लिख दिया जाता है कि ये पर्टिकुलर कोड ये काम कर रहा है। तो इससे क्या होगा, कोई दूसरा जब पढ़ेगा या आप ही अपने प्रोग्राम को 6 महीने 1 साल बाद पढ़ेंगे, आपको तो याद नहीं आपने क्या लिखा था, क्यों लिखा था, बट अगर वहाँ कमेंट रहेगा तो आप उसको पढ़कर रिवाइज कर पाएंगे, फिर से याद कर पाएंगे कि इसलिए मैंने लिखा था, ये यहाँ हो रहा है। या कोई दूसरा भी आपके प्रोग्राम को पढ़ेगा तो समझ जाएगा कमेंट को पढ़कर कि अच्छा इसमें ये काम हो रहा है, तो उसके लिए इजी होगा। तो कमेंट से क्या होता है, रीडेबिलिटी बढ़ता है। कमेंट कैसे लिखते हैं पाइथन में कमेंट लिखने के लिए हैज़ कैरेक्टर का प्रयोग किया जाता है। हैज़ कैरेक्टर लगते ही उसके बाद जितने भी चीज़ें आप लिखोगे वो सब क्या हो जाएगा, कमेंट हो जाएगा। जाहिर सी बात है, एक ही लाइन में, ये नीचे नहीं लिख सकते आप, यहीं लिखना होगा कमेंट। तो ये कमेंट है, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये नॉन एग्जीक्यूटेबल लाइन हो गया। ये केवल आपके प्रोग्राम में लिखा रहेगा, आप केवल पढ़ पाएंगे ये, है ना। आगे आने वाले कोड के बारे में या आपके प्रोग्राम के बारे में जानकारी देगा, इसे कहते हैं कमेंट। तो कमेंट को लिखने का तरीका क्या है, हैज़ सिंबल से आप जो भी कुछ लिखेंगे, हैज़ सिंबल शुरू हुआ बट वो पूरा लाइन कमेंट बन जाएगा, वो पूरा का पूरा लाइन ही कमेंट बन जाता है, ठीक है। दूसरा एक और तरीका है कमेंट लिखने का, इसको ऐसे कहते हैं, ये 3 अगर आप इन्वर्टेड कमास का प्रयोग करोगे और इधर भी 3, ये दो के पेयर रहते हैं ना, या सिंगल वाले भी यूज कर लो 3 और इधर सिंगल वाले, इसके बीच में आप कुछ भी लिखोगे वो कमेंट की तरह काम करेगा।
इसका एक स्पेशल मीनिंग और भी है, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। फिलहाल के लिए मैं कमेंट लिखने के तरीके बता रहा हूँ। तो ये सिंगल लाइन कमेंट आप इसके थ्रू लिख सकते हैं, एक लाइन का कमेंट इससे लिखेंगे। लेकिन आपको मल्टीपल लाइन कमेंट लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ऐसे आपने 3 कोट्स दिए और यहाँ आपने कमेंट लिखते गए देखो मल्टीपल लाइन लिख दिए, और आप यहाँ पर लास्ट में क्या करोगे, इसको ऐसे फिर से 3 ये लगा दोगे तो यहाँ क्लोज हो गया, यहाँ से यहाँ तक पूरा कमेंट बन गया। समझ रहे हो आप? तो ये कमेंट लिखने के तरीके, अभी मैं इसको प्रैक्टिकली समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब आप समझ गए कि नॉन एग्जीक्यूटेबल लाइंस भी हो सकती हैं पाइथन में, बट एग्जीक्यूटेबल लाइंस को हम क्या कहते हैं, स्टेटमेंट। और पाइथन में स्टेटमेंट 3 तरह के होते हैं। पहला क्या होता है, पहला होता है एम्प्टी स्टेटमेंट। एम्प्टी स्टेटमेंट नाम से ही पता चल रहा है, खाली। ऐसा स्टेटमेंट जो स्टेटमेंट है जो एग्जीक्यूट होगा लेकिन कुछ नहीं करेगा, ऐसे स्टेटमेंट को एम्प्टी स्टेटमेंट कहते हैं। और इसको लिखने का मात्र एक ही तरीका है, इसको लिखने का तरीका है आप ये वाला कीवर्ड यूज करिए, PASS। आप वीडियो को पीछे ले जाकर देखिए, कीवर्ड वाला स्लाइड, आप वीडियो को पीछे ले जाकर देखिए, कीवर्ड वाला पार्ट जहाँ पे मैंने कीवर्ड दिखाए हैं उसमें ये भी एक कीवर्ड होगा, पास। पास का काम है क्या करना है, एम्प्टी स्टेटमेंट लिखना है। एक ही तरीका ये एम्प्टी स्टेटमेंट लिखने का, वो है पास। और ये क्या करता है, ये एग्जीक्यूट तो होता है लेकिन कुछ नहीं करता, कुछ करेगा नहीं, कुछ आउटपुट नहीं होगा, कोई प्रोसेस नहीं होगी। दूसरा क्या है, सिंपल स्टेटमेंट। अभी हम इसका एग्जांपल देखेंगे। सिंपल स्टेटमेंट एक लाइन का जो स्टेटमेंट होता है, एक लाइन का जो सिंपल एक लाइन में लिखा रहे स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट हो, उसे सिंपल स्टेटमेंट कहते हैं। तीसरा जो है वो है कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड का नाम ही से पता चल रहा है आपको कि ये कॉम्प्लेक्स है, या ये कहें ये एक नहीं है, ये कुछ चीज़ों से मिलकर बना है। ठीक, तो कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है, कंपाउंड स्टेटमेंट को थोड़ा अलग से हम देख लेते हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। कंपाउंड स्टेटमेंट को ही दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में या पाइथन में भी ब्लॉक स्टेटमेंट भी कहते हैं। ब्लॉक स्टेटमेंट इसी का नाम है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक से ज़्यादा सिंपल स्टेटमेंट्स को एक ग्रुप में रख दिया जाता है, ग्रुप में बना के रख दिया जाता है। ठीक, तो जब आप उसकी ग्रुपिंग हो गई तो जब वो एग्जीक्यूट होगा तो पूरा का पूरे सारे उस ग्रुप के जितने भी स्टेटमेंट्स हैं सब एग्जीक्यूट होंगे। तो इसलिए क्या बन गया ये कंपाउंड। अब ये अकेला स्टेटमेंट नहीं रहकर कुछ सिंपल स्टेटमेंट्स का एक ग्रुप बन गया, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, कंपाउंड स्टेटमेंट। या ब्लॉक स्टेटमेंट क्यों, आपने क्या किया, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, जावा स्क्रिप्ट में ऐसे किया जाता है, C++ में ये कर्ली ब्रेसेस का प्रयोग किया जाता है ऐसे, और इसके अंदर बहुत सारे स्टेटमेंट्स लिख दिए गए, सिंपल स्टेटमेंट्स। अब ये क्या बन गया, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक एक ब्लॉक बन गया। अब जब ये एग्जीक्यूट होगा तो ये पूरा एग्जीक्यूट होगा। समझ में आ रही बात? तो ये देखो आप, अगर हम इसको स्टेटमेंट माने तो ये क्या हो गया, सिंपल स्टेटमेंट्स का कॉम्बिनेशन बन गया। तो इसे हम क्या कहेंगे, कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट्स को लिखने के अलग अलग तरीके होते हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में। जावा में, C++ में, जावास्क्रिप्ट में ऐसा प्रयोग किया जाता है, जब हम पढ़ेंगे उसको तो देखेंगे। बट पाइथन में ऐसे प्रयोग नहीं किया जाता। पाइथन में ये कर्ली ब्रेसेस का प्रयोग ब्लॉक स्टेटमेंट के लिए नहीं या कंपाउंड स्टेटमेंट के लिए नहीं किया जाता है। तो पाइथन में हम कैसे लिखते हैं, पाइथन में कंपाउंड स्टेटमेंट लिखने के लिए हम यूज करते हैं इंडेंटेशन। ठीक है, क्या प्रयोग करते हैं, इंडेंटेशन। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ब्लॉक स्टेटमेंट को पाइथन में लिखने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, इंडेंटेशन। ऐसा कर्ली ब्रेसेस या ऐसे कुछ ग्रुप का ओपनिंग क्लोजिंग करके ग्रुप नहीं बनाया जाता। पाइथन में इंडेंटेशन की मदद से आसानी से क्या बना दिया जाता है, कोई भी ब्लॉक स्टेटमेंट या कंपाउंड स्टेटमेंट बना दिया जाता है। इसको मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो कंपाउंड स्टेटमेंट जब भी लिखा जाएगा तो उसमें क्या होगा, 2 पार्ट होगा। एक तो कीवर्ड का प्रयोग होगा सबसे पहले, कोई भी कीवर्ड, वो मैं अभी बताऊंगा कौन सा कीवर्ड यूज होगा, कोई भी कीवर्ड होगा जरूरत के हिसाब से। उसके बाद क्या होगा, हेडर होगा, और हेडर के बाद ये कोलोन होगा। तो जब भी आप एक कंपाउंड स्टेटमेंट या ब्लॉक स्टेटमेंट लिखेंगे तो उसमें एक कीवर्ड होगा शुरू में, फिर एक हेडर पार्ट होगा, और उसके बाद ये कोलोन होगा, कोलोन। हर कंपाउंड स्टेटमेंट ऐसे ही लिखा जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हम क्या करेंगे, 4 स्पेस का एरिया छोड़ देंगे, इतना छोड़ देंगे। ये मैं लाइन खींचा हूं, इसका मतलब लाइन खींचा देंगे, छोड़ देंगे, और यहां से स्टेटमेंट लिखेंगे, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 4। तो देखो आप, ये जो 4 स्पेस हमने छोड़ा इस कोलोन के बाद वाले लाइन में, इसे हम कहते हैं इंडेंटेशन। इसी को इंडेंटेशन कहा जाता है, ये जो हम स्पेस इतना छोड़ रहे हैं, है ना। और जैसे ही आप यहां से फिर लिखने लगोगे, मान लो यहां पे आपने एक स्टेटमेंट लिख दिया, तो ये जो है पूरा का पूरा ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट है यहां पे एंड हो जाएगा। जैसे ही आपने ये इंडेंटेशन तोड़ दिया
यानी कि आप शुरू से लिखने लगे तो क्या हो गया, ये ब्लॉक स्टेटमेंट खत्म हो गया। जैसे इस वाले केस में यहाँ से ब्लॉक स्टेटमेंट शुरू हुआ था और यहाँ पे खत्म हो गया, देख के समझ में आ रहा है। उसी तरह पाइथन में जहाँ से आपने इंडेंटेशन शुरू किया वहाँ से शुरू हुआ ब्लॉक स्टेटमेंट, यानी कि कोलोन यहाँ से एक्चुअली शुरू होता है, कोलोन वाले लाइन से शुरू हुआ और जहाँ पे आपने इंडेंटेशन खत्म कर दिया, यानी कि आपने इंडेंटेशन तोड़ दिया ये वाला, वहाँ तक, इसके जस्ट पहले तक, यहाँ तक ये ब्लॉक स्टेटमेंट का पार्ट हो गया। ये पूरा ब्लॉक स्टेटमेंट या कंपाउंड स्टेटमेंट बन गया, ठीक है। और इसमें कौन सा कीवर्ड यूज़ करना है, क्या हेडर रहता है, कोलोन तो फिक्स है, इसको हम अभी देखेंगे, मैं प्रैक्टिकली समझाऊंगा आपको, ठीक। तो ये था क्या, स्टेटमेंट्स, 3 तरह के स्टेटमेंट हो गए। फ्लो ऑफ कंट्रोल, इसकी भी बात मैंने पिछले वाले वीडियो में की थी। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, आप स्टेटमेंट तो लिखते जाते हैं लेकिन वो एग्जीक्यूट किस क्रम में होगा, पहले कौन सा लाइन होगा, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा, इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसे ही हम कहते हैं फ्लो ऑफ कंट्रोल। आप फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो पाइथन में ये 3 तरीके से किया जाता है। पहला क्या है, सीक्वेंस। इसमें क्या हुआ, आपने लाइंस लिख दिए एक के बाद एक, देखो अभी ये स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, एक के बाद एक स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते जा रहे हैं, इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट ऐसे होता रहेगा। इसे क्या कहेंगे, सीक्वेंस। स्टेटमेंट्स एक सीक्वेंस में फ्लो हो रहा है या एग्जीक्यूशन एक फ्लो में हो रहा है। एक दूसरा तरीका है कंट्रोल करने का फ्लो को, वो है सिलेक्शन। इसमें क्या होता है, यहाँ पर एक स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट है। अब आपने क्या किया, ये आ रहा है आपका फ्लो ऊपर से, आपने चेक किया कि कोई कंडीशन यहां पर चेक की, क्या ट्रू है, ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स है तो ये एग्जीक्यूट होगा। समझ में आ रही बात। तो इसमें आपने क्या किया, सिलेक्शन किया, आपने 2 चीजों में चुन रहे हैं कि ये करना है कि ये करना है एग्जीक्यूट, ये एग्जीक्यूट करना है या ये एग्जीक्यूट करना है। तो ये क्या हो गया, सिलेक्शन हो गया, ठीक है। ये एक फ्लो, आप देखो फ्लो को कंट्रोल किया ना आपने, 2 चीजें लिख रखी है बट एग्जीक्यूट आप एक ही को कर रहे हो, तो आप पर्टिकुलर को सिलेक्ट कर रहे हो, ये होता है सिलेक्शन फ्लो, ठीक है। तो सीक्वेंस में क्या था, हर लाइन, हर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा था, लेकिन सिलेक्शन में क्या होगा कि कुछ स्टेटमेंट्स हो सकता ना एग्जीक्यूट हो, क्योंकि आप सेलेक्टिव है, सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट कर रहे हैं। इटरेशन में क्या होता है कि ये मान लो आपका स्टेटमेंट है कुछ और आपको इसको बार बार करना है। इटरेशन मतलब रिपीटिशन, मैं पहले भी बता चुका हूं, है ना। पिछले वाली वीडियो को आप फिर से एक बार देख लेना, नहीं तो है ना, वो समझना बहुत जरूरी है। तो आपको अगर ये स्टेटमेंट बार बार एग्जीक्यूट कराना है तो आपने क्या किया, यहां पर कोई कंडीशन लगा दी, इस कंडीशन से अलग होती है ये कंडीशन, है ना। कंडीशन ठीक है बट इसके फ्लो अलग होता है। इसमें क्या हुआ, जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, फिर से उसी कंडीशन को चेक करेगा। इसमें क्या था, देखो एक बार कंडीशन चेक होता है केवल एक ही बार, उसके बाद आगे चला गया फ्लो, फिर इस कंडीशन पर नहीं आया। बट इटरेशन में क्या होता है, रिपीटेशन फ्लो में क्या होता है कि कंडीशन अगर ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट होने के बाद फिर से वो उस कंडीशन को चेक करने जाता है। ये तब तक चलता रहेगा जब तक ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हो गई या खत्म हो गई कंडीशन, अभी हम देखेंगे कैसे फॉल्स होती है, तो तब ये रिपीटिशन रुकेगा, तब ये क्रम रुकेगा। नहीं तो जब तक ये कंडीशन यहां पर जो चेक हो रही है ट्रू है तब तक ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। और क्या होगा, ये बार बार उसी कंडीशन को चेक करता रहेगा, ठीक है। इसे कहते हैं इटरेशन, एक ही काम बार बार कर रहे हैं हम। तो जब एक काम बार बार करना हो तो हम इटरेशन फ्लो ऑफ कंट्रोल का प्रयोग करते हैं। तो इनको हम लिखते कैसे हैं पाइथन में, अभी हम देखेंगे। और एक चीज और मैं यहां पर बता दूं, ये जो हम दिखा रहे हैं इसे हम कहते हैं फ्लो चार्ट। क्या कहते हैं, फ्लो चार्ट। किसी भी प्रोग्राम को लिखने से पहले जब हमें उस प्रोग्राम के फ्लो को समझाना होता है किसी दूसरे डेवलपर को या हमारे जो जिसका प्रोजेक्ट है उसको, तो हम किसके थ्रू दिखाते हैं, फ्लो चार्ट के थ्रू। फ्लो चार्ट क्या होता है, प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होगा, एक्चुअली क्या क्या चीजें वो चेक करेगा या किस वे में फ्लो होगा, उसको दिखाने के लिए हम फ्लो चार्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आइए कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स यहाँ पर आई थिंक कि जरूरी है, उसके बाद हम आगे की चीजों को देखेंगे। तो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप पाइथन को खुद कैसे ट्राई कर सकते हैं। 2-3 बहुत सारे तरीके हैं, उसमें से पहला है कि आप गूगल में जाइए, लिखिए पाइथन डाउनलोड, पाइथन डाउनलोड लिखिए, सर्च करिए, पाइथन का एक इंस्टॉलर डाउनलोड हो जाएगा, उसको इंस्टॉल कर लीजिए अपने विंडोज़ मशीन में, इंस्टॉल हो जाएगा। फिर आप पाइथन के कोड को लिख सकते हैं आराम से, ठीक है। आप टर्मिनल खोलेंगे, पाइथन लिखेंगे, कमांड बस पाइथन और इंटर करेंगे, वो पाइथन के चीज़ें आपके सामने खुल के आ जाएंगी, पहला तरीका। दूसरा, आप आजकल इंटरनेट पर बहुत सारे पाइथन के ऑनलाइन इंटरप्रेटर अवेलेबल हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस गूगल में सर्च करना है ऑनलाइन पाइथन इंटरप्रेटर, सर्च करोगे आप और इस तरीके से देखो,
ये देखो, अब मैंने ये सर्च किया ऑनलाइन पाइथन इंटरप्रेटर और ये मुझे बहुत सारे लिंक आ गए। इसमें से मैंने पहला प्रोग्रामिज वाला खोला है, ये आपके सामने खुला हुआ है। देखो यहाँ पर मैं पाइथन के कोड लिख सकता हूँ और जैसे ही रन करूँगा यहाँ पर आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, चलिए इस पर अभी हम लोग फिर से आएंगे। उसके पहले मैं कुछ बातें बता दूँ। तो ये पाइथन के रन करने के बहुत सारे तरीके हैं और मैं उसमें अभी डीप में नहीं जा रहा हूँ। अगर पाइथन आपको सीखना हो तब मैं इसको और डिटेल में बनाऊंगा उस समय, फिलहाल के लिए इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल आपको जो जानना ज़रूरी है वो ये है कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो प्रोग्राम का फाइल होता है जिसमें हम प्रोग्राम लिखते हैं उसको सेव करते हैं। तो सेव करते हैं तो एक एक्सटेंशन की ज़रूरत होती है। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अलग अलग एक्सटेंशन होता है। पाइथन का एक्सटेंशन क्या है? .py। हर पाइथन का फाइल का नाम, जैसे आपने पाइथन का फाइल का नाम लिखा मेन, और उसके बाद आप क्या लगाओगे? .py से ही सेव करोगे तभी पाइथन उसको रन करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। वो केवल .py को ही समझता है। तो पाइथन का एक्सटेंशन फाइल क्या है? .py। क्लियर है? तो अभी मैं आपको ऑनलाइन इंटरप्रेटर पे कुछ चीज़ें लिख कर दिखाता हूँ, कुछ चीज़ें समझाता भी हूँ। जितनी हमने यहाँ पर डिस्कस की उन सब चीज़ों को भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये मैं ऑनलाइन इंटरप्रेटर पाइथन का खोल के रखा हूँ आपके सामने। यहाँ पर मैं कुछ पाइथन के कोड्स लिखूँगा और रन करके आपको दिखाऊँगा। और इस वीडियो में मैं बस इतनी ही बात करूँगा पाइथन की, ताकि आप पाइथन की मैंने अभी तक जितनी डिस्कशन की उसको इस प्रैक्टिकल वाले सेशन से देखकर समझ पाएँ, उससे अपने आप को रिलेट कर पाएँ। क्योंकि इसके आगे जो चीज़ें हैं, जब आप यहाँ तक की चीज़ों को समझ जाएंगे तब आप उसको ईजिली समझ पाएंगे। तो फिलहाल के लिए मैं आज इसी को समझाकर ये वीडियो रुकूंगा और मैं आप से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी इस तरह ऑनलाइन जाएं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, इंटरप्रेटर पे, और जो मैं कर रहा हूँ या उससे थोड़ा मिलता जुलता कुछ चीज़ें करने की कोशिश करें, तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो देखिए इस प्लेटफॉर्म में ऑलरेडी ये इसका जो फाइल बना हुआ है उसका नाम .py से स्टोर्ड है, और जब हम रन करेंगे तो ये अपने सर्वर पर उस पाइथन के थ्रू इसको एग्जीक्यूट कराएगा, पाइथन कमांड के थ्रू, और हमें आउटपुट यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ सबसे पहले, जब भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखता है तो एक ऐसा एक क्या कहते हैं परंपरा चली आ रही कि हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम पहले लिखा जाता है। किसी भी को जब कोई नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाया जाता है किसी भी लर्नर को, तो उसको हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम सिखाया जाता है। हेलो वर्ल्ड क्या क्या प्रोग्राम होता है? ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना, बस इतना ही काम होता है। तो पाइथन में, अच्छा एक चीज और मैं यहाँ पर डिस्कस कर दूं थोड़ा सा, कि पाइथन के बहुत सारे वर्जन्स अवेलेबल हैं, है ना। बहुत सारे वर्जन नहीं अवेलेबल है एक्चुअली। पाइथन जब से बना है तब से उसके पाइथन बना, फिर पाइथन 1 पॉइंट कुछ ऐसे बना होगा, उसके बाद पाइथन का वर्जन 2 बना, यानी कि पाइथन 2, 2.1, 2.2, 2 ऐसे। तो इस तरह 2.7, 2.8 तक बनता गया। जो पाइथन 2.7 है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा फेमस वर्जन है, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल, बहुत ज़्यादा यूज्ड वर्जन है ये पाइथन 2.7। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद पाइथन का एक नया पूरी तरह से चेंज्ड वर्जन आया, जिसे हमने कहा पाइथन 3.0, 3.1 ऐसे। तो ये जो पाइथन 3 के आने के बावजूद जो पाइथन का ये 2.7 वर्जन है, ये अभी भी चल रहा है। कई पाइथन के एप्लीकेशंस इसी में लिखे हुए हैं और इसी से अभी तक मेंटेन हो रहे हैं, इसी वर्जन से। तो पाइथन के 2 वर्जन आपको देखने को कई बार मिलेंगे कुछ कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स में। तो इसको कहा जाता है पाइथन 2, कई बार बोलचाल की भाषा में इसको प्रोग्रामर्स पाइथन 2 भी कहते हैं और इसको पाइथन 3 भी कहते हैं, जबकि दोनों पाइथन ही है ना, बस इनके वर्जन का फर्क है। तो वर्जन से क्या होता है, कुछ कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं, लिखने के तरीके, सिंटेक्स बदल जाते हैं। तो पाइथन के 2 मेजर वर्जन अभी चल रहे हैं, पाइथन 2 जिसमें कि 2.7 है और इसमें अब विकास नहीं हो रहा है, लेकिन पाइथन 3 अब 3.12, 3.13 तक आ चुका है ना। ये अपडेट होते जा रहा है। ठीक है, तो ये है पाइथन 3। हम जो अभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं उसको किस में कर रहे हैं? पाइथन 3 में। ठीक है, पाइथन 2 उन्हीं के लिए प्रयोग हो रहा है जो पहले से बने हुए हैं और वो अपडेट नहीं करना चाहते, उसी में खुश हैं, तो वो पाइथन 2 का ही अभी तक प्रयोग करते हैं, कुछ नई चीज़ें करनी हो उसमें या कुछ चेंज करना हो। बट अब जितने भी नए एप्लीकेशन लिखे जाते हैं वो पाइथन 3 में ही लिखे जाते हैं। तो अगर आपको कहीं ऐसा कमांड मिले पाइथन के जगह क्या मिले, पाइथन 3, तो ये कोई गलत नहीं है ना, ये केवल ये दिखा रहा है कि ये 3rd वर्जन है पाइथन का। 3.7, 3.8, 3.9, 3.12 कुछ भी हो सकता है, बट है एक्चुअली पाइथन 3। ठीक है, 3 का कोई भी वर्जन। चलिए अब हम फिर से अपने इंटरप्रेटर पे आ गए हैं, ऑनलाइन इंटरप्रेटर पे, और हम देखते हैं कि हेलो वर्ल्ड कैसे प्रिंट करें पाइथन में पहले। तो उसके लिए इस पाइथन के पास एकदम सिंपल कमांड है, print, और ये डबल कोट्स दिया मैंने, या आप सिंगल कोट भी दे सकते हैं। ऐसा देखो आप, या तो आप ये लिख सकते हैं
मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आपको आसानी से दिखे। ऐसे लिख सकते हैं, हेलो स्पेस वर्ल्ड। ठीक है, देखो आप, इसको मैं रन करता हूं और ये प्रिंट हो गया हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ये मैसेज पे आप ध्यान नहीं देंगे, ये ऑनलाइन इनका इंटरप्रेटर का है, ये बता रहे हैं कि आपका जो है सक्सेसफुल, कोई एरर नहीं आया। ये हमारा आउटपुट है हेलो वर्ल्ड। तो पाइथन में क्या हुआ, इस प्रिंट के अंदर, ये प्रिंट के अंदर आपने क्या दिया, इसको आप समझिए पहले, इसको आप देखो। ये प्रिंट लिखने के बाद आपने क्या किया, ये पैरेंथेसिस इसको कहते हैं ना, सर्कुलर ब्रैकेट कहते हैं इसको, ओपन किया, ये ओपनिंग सर्कुलर ब्रैकेट है। उसके बाद आपने क्या किया, डबल कोट्स के अंदर ये जो भी लिखना है आपको, प्रिंट करना, हेलो वर्ल्ड हमने प्रिंट किया। उसके बाद हमने ये पैरेंथेसिस को बंद किया, और इतने लिखने से क्या होगा, इसको ये आउटपुट कर देगा कौन, पाइथन ने ऐसे इस तरह आउटपुट कर दिया। ठीक, समझ में आई बात आपको? अब यही काम आप ऐसे भी कर सकते हो, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। देखो आप, जो डबल कोट्स और सिंगल कोट दोनों का आप प्रयोग कर सकते हैं, दोनों में ही ये सेम आउटपुट देगा। देखो आप, मैं आउटपुट दिखा रहा हूं आपको, आउटपुट अभी हो रहा है, सॉरी रन नहीं हुआ, ये अभी रन हो रहा है। ये देखो आप, ये आउटपुट आया, 2 बार प्रिंट हुआ ना ये। ठीक है, तो ये सबसे पहला प्रोग्राम पाइथन में, आपको कुछ भी प्रिंट करना है इस तरह लिख दोगे। ठीक है, अब मैं आपको ये दिखाता हूं कमेंट लिखकर। कमेंट कैसे लिखना था मैंने बताया था आपको, ये अगर आपने हैज यूज किया, ठीक है, या फिर आप देखो, मैं इसमें क्या लिखता हूं, ऐसे लिख देता हूं, प्रिंट ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले अगर मैं लिखता, अभी मैंने दिखाया तो ये प्रिंट होना चाहिए, बट चूंकि ये हैज से है तो ये प्रिंट नहीं होगा। यहां पर मैं लिखता हूं प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब देखते हैं इसको रन करके। देखो आप, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ, वो वाला लाइन प्रिंट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये हैज से शुरू है, इसका देखो कलर ही ग्रीन हो गया है, ये अपने आप बता रहा है कि ये एक कमेंट है, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं, इसको हम ऐसे प्रयोग करते हैं रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए, दिस ठीक है, ये क्या बता रहा है कि ये प्रोग्राम क्या करने वाला है। तो कोई इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा प्रोग्राम पे, बट जब कोई दूसरा इसको पढ़ेगा तो समझ जाएगा कि ये प्रोग्राम क्या करने वाला है। इस तरह बहुत सारी चीज़ों की जानकारी हम कमेंट के थ्रू दे सकते हैं। तो ये क्या था, कमेंट। जब पहली बार आप इस इंटरप्रेटर को भी खोलोगे तो भी यहाँ कुछ कमेंट लिखे रहेंगे, तो आप उस पर ध्यान मत देना। जैसे देखो, मैं फिर से खोलता हूँ इसको, अगर मैं फिर से इसको नए विंडो में खोलूँ तो ऐसा खुलता है ये, देखो ऐसा, ये कमेंट्स 2 लिखे रहते हैं, वो बताता है कि कौन सा हम वर्जन यूज़ कर रहे हैं, पाइथन 3 कोड। ठीक है, और ये पाइथन का ये इंटरप्रेटर है, ऑनलाइन आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें पाइथन 3 के कोड लिखे, पाइथन 2 नहीं चलेगा क्योंकि ये सेट है पाइथन 3 पे। समझ में आई बात? जब आप इसको रन करेंगे, कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, तो ये आपका प्रिंट हो जाएगा। अपने वेबसाइट का नाम उन लोगों ने प्रिंट कर दिया है हेलो वर्ल्ड की तरह। समझ में आई बात आपको? चलो, तो हम अपने प्रोग्राम पे आ जाते हैं। मैं इन दोनों को हटा देता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमें लिखना है, मान लो प्रिंट हेलो मिस्टर अजय। ठीक है, इसको मैं रन करता हूं, आ गया। अब मैं चाहता हूं कि ये जो नाम अजय ये फिक्स ना हो, ये कोई भी नाम आए तो ये प्रिंट करे। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि मिस्टर से तो लड़की के नाम में प्रॉब्लम हो जाएगी, तो ऐसे कर देते हैं हेलो अजय। और हम चाहते हैं कि हेलो तक फिक्स रहे, लेकिन ये जो अजय पार्ट है ये डायनेमिक हो। डायनेमिक मतलब जो भी नाम हम दें वही यहाँ पर प्रिंट हो। तो ऐसा कैसे कर सकते हैं? इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए इस अजय को हमें कहीं स्टोर करना होगा। समझ रहे हो बात आप? या इसको आप अभी छोड़ दो फिलहाल के लिए। आप ऐसा देखिए, प्रिंट कमांड की खासियत देखो आप, 3 ऐसे अगर आप प्रिंट करोगे तो ये 3 प्रिंट हो जाएगा। देखो, ठीक है, 3 प्रिंट हुआ। अब आप यहां पर एक आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि जब मैं हेलो वर्ल्ड लिख रहा था तो ये इन्वर्टेड कॉमा लगाया, या तो सिंगल या डबल जो भी, बट 3 लिखते समय नहीं लगाया। ऐसा क्यों? क्योंकि
ये जो हेलो वर्ल्ड है ये किस टाइप का डेटा टाइप है? स्ट्रिंग टाइप का। आप डेटा टाइप वाले पार्ट पर जाके वीडियो को पीछे करके आप उसको देखिए। और ये 3 है ये कैसा है? इंटीजर है, फ्लोट भी नहीं है, कैसा है? इंटीजर, नंबर के अंदर इंटीजर है। तो इंटीजर को लिखने के लिए आपको ये डबल कोट्स या सिंगल कोट की जरूरत नहीं है, या नंबर्स को, नंबर वाले किसी को भी लिखने के लिए आपको डबल कोट या इंटीजर सिंगल कोट की जरूरत नहीं है। नंबर वाले नंबर में कौन कौन आ गया? इंटीजर आ गया, फ्लोटिंग टाइप आ गया, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स आ गया। उसके बाद बूलियन आ गया, इंटीजर का ही एक सब टाइप। इन चारों को लिखने के लिए आपको ये डबल कोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये डायरेक्टली आप लिख सकते हो। लेकिन स्ट्रिंग को लिखने के लिए आपको डबल कोट्स की जरूरत पड़ेगी, तभी होगा। अगर देखो मैं आपको दिखाता हूं, अगर मैं ये डबल कोट्स हटा दूं यहां से, ये कमेंट है ना, ये सब कुछ इफेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। ये मैं ऐसे कर रहा हूं और रन कर रहा हूं, देखो आप पहले ही लाइन पे आउटपुट आ गया, बोल रहा नहीं है हेलो वर्ल्ड पे। देखो यहाँ पर एरो, ये एरो दिखा रहा है कि यहाँ पर इश्यू है। क्या कह रहा है? सिंटेक्स एरर। देखो ये सिंटेक्स, ये जो सिंटेक्स है, मैंने बात की थी हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कुछ चीज़ें लैंग्वेजेस से लेता है। लैंग्वेजेस से क्या लेता है? वो सिंटेक्स, बनावट। आपने उसकी बनावट को बिगाड़ दिया, पाइथन ऐसे नहीं समझता है ना। तो आप भूल गए, कुछ यहाँ पर मिस्टेक कर रहे हो, इसको ये समझ ही नहीं पा रहा है कि ये क्या है। तो जब आप इसको डबल कोट्स के अंदर दे दोगे तो ये समझ जाएगा कि ये क्या है, एक स्ट्रिंग है और इसके साथ मुझे क्या करना है। ठीक है, समझ में आई बात? दोनों चीजें प्रिंट हो गई, ठीक है। और प्रिंट की एक और खास बात है, देखो आप ये प्रिंट करने के बाद एक न्यू लाइन में भी चला जाता है। हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के बाद ये न्यू लाइन में चला गया है, नेक्स्ट लाइन में 3 को नेक्स्ट लाइन में प्रिंट किया, तो प्रिंट बाय डिफॉल्ट न्यू लाइन में भी चला जाता है, ठीक है ना। यानी कि जो चीज प्रिंट कर रहा है उसके बाद एक न्यू लाइन कैरेक्टर भी प्रिंट करता है। न्यू लाइन भी एक कैरेक्टर है, न्यू लाइन को भी प्रिंट करता है कौन? प्रिंट। और प्रिंट की खासियत मैं बताता हूं। प्रिंट पहले है क्या है ना, ये जो प्रिंट है एक फंक्शन है। प्रिंट क्या है? ये जो प्रिंट हम यूज कर रहे हैं जब फंक्शन, जब भी किसी भी चीज, कोई भी आइडेंटिफायर आपको मिले या कीवर्ड मिले, उसके बाद ये लगा रहे, ये पैरेंथेसिस ओपनिंग और क्लोजिंग, तो ये क्या होगा? हमेशा एक फंक्शन होगा। ये फंक्शन की पहचान है, ये लगा रहता है उसमें हमेशा, वो हमेशा एक फंक्शन ही होगा। तो ये फंक्शन क्या होते हैं अभी हम इसको समझेंगे। फिलहाल के लिए आप ये मान लो कि प्रिंट एक ऐसी चीज है, एक ऐसा एलिमेंट है पाइथन का जो कुछ चीज प्रिंट, उसको जो कुछ भी आप दोगे वो उसको प्रिंट कर देगा। उसका फंक्शन, उसका काम ही है। फंक्शन मतलब क्या होता है? काम। वो उसके पास यही फंक्शनैलिटी है, किसी चीज को प्रिंट कर देना, ठीक है। तो प्रिंट करने की हमने फंक्शनैलिटी प्रिंट की तो समझ गई, प्रिंट फंक्शन की समझ ली। लेकिन प्रिंट के पास और भी खासियत है, जैसे 3+4। देखो ये क्या करता है, देखो ये मैथमेटिकल ऑपरेशन भी करता है, प्रिंट कर दिया ना, 3 और 4 को ऐड करके प्रिंट कर दिया इसने। तो ये भी काम यहाँ पर किया जा सकता है। लेकिन हम चाहते हैं कि जो 3, 4 है ये हम चेंज करें हर बार, क्योंकि इसमें तो 3 और 4 फिक्स हो गया। तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? हमें 3 और 4 को कहीं स्टोर करने की जरूरत पड़ेगी, मेमोरी में। मेमोरी में स्टोर करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? वेरिएबल। आपको याद होगा आइडेंटिफायर की हमने चर्चा की थी। तो लेट से हमने एक वेरिएबल बनाया फर्स्ट नंबर, और इसमें स्टोर कर दिया 3। देखो आप, मैंने सारे रूल्स को फॉलो किया आइडेंटिफायर लिखने का। फर्स्ट नंबर ये हमारा एक आइडेंटिफायर है और ये वेरिएबल हो गया, ये हमारा पहला वेरिएबल होगा जिसमें 3 स्टोर्ड है। और मैंने एक दूसरा वेरिएबल बनाया second_number, और इसमें मैंने स्टोर कर दिया 4, ठीक है। तो अब मेरे पास 2 वेरिएबल हो गए जिसमें 2 वैल्यूज स्टोर्ड हैं, और 2 कितने, कौन से स्टोर्ड हैं? इंटीजर टाइप के। और मैं यहाँ पर 3 और 4 को हार्ड कोड करने की जगह मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? फर्स्ट नंबर प्लस, तो भी ये वही काम करेगा, है ना। देखो अब क्या करता है ये पाइथन 7। इसने क्या किया? फर्स्ट नंबर में जो वैल्यू स्टोर थी उसको लिया, सेकंड नंबर में जो वैल्यू स्टोर थी उसको लिया, और उसको ऐड करके यहाँ पर प्रिंट कर दिया। बहुत सिंपल। तो आप वेरिएबल्स भी समझ गए, वेरिएबल में आप कोई भी डेटा स्टोर कर सकते हैं और फिर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं आगे कहीं भी अपने पूरे प्रोग्राम में, ठीक। अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर और दिखाना चाहूँगा कि ये जो फर्स्ट नंबर है ये किस टाइप का डेटा टाइप है। आप वेरिएबल में कौन से टाइप का डेटा स्टोर किए हो ये पाइथन पता लगा सकता है। पाइथन में आप जान सकते हैं कैसे। पाइथन के पास एक फंक्शन है, उसका नाम है टाइप। टाइप फंक्शन को, रुक जाओ, टाइप नाम का एक फंक्शन है किसके पास? पाइथन के पास। और टाइप में आप जो भी वेरिएबल दोगे, यहां पर वैल्यू भी दे सकते हो, तो ये बता देगा कि इस वाले वेरिएबल में कौन से टाइप का डेटा स्टोर है, यानी कि ये वेरिएबल का टाइप क्या है।
वेरिएबल का टाइप डिफाइन होगा, जाहिर सी बात है उसमें कौन से टाइप का डेटा स्टोर है उससे, तो किस टाइप का डेटा इसने स्टोर करके रखा है इस वेरिएबल में ये बता देगा कौन, टाइप। ठीक है, इसको मैं रन करके देखता हूं पहले। यहाँ कुछ प्रिंट नहीं हुआ ना, क्यों नहीं प्रिंट हुआ, क्योंकि टाइप बताता है, प्रिंट नहीं करता। तो इसको प्रिंट करने के लिए हमें इस पूरे वाले पार्ट को प्रिंट फंक्शन में रैप करना पड़ेगा। देखो आप वहां पर हमने ओपनिंग किया, यहां पर क्लोज करेंगे। तो मैंने क्या किया, देखो आप पहले प्रिंट लिखा, प्रिंट का ओपनिंग क्लोजिंग, और उसके अंदर जैसे हम पहले ये सब लिख रहे थे फर्स्ट नंबर, उस तरह हमने ये पूरा ये फंक्शन ही लिख दिया। और उस टाइप फंक्शन के अंदर हमने क्या दिया, ये फर्स्ट नंबर नाम का वेरिएबल। अब हमें ये प्रिंट होकर आएगा कि ये फर्स्ट नंबर में कौन से टाइप का डेटा स्टोर है या इसका टाइप क्या है। देखो रन कर रहा हूं, ये बता रहा है ना क्लास, इसको आप अभी ओमिट करो, इंटीजर ये बता रहा है, यानी कि फर्स्ट नंबर में इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर्ड है। ठीक है, अभी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। इसके बाद मैंने क्या करता हूं, फर्स्ट नेम, और इसमें मैं स्टोर कर देता हूं, ठीक है, और ये मैं सेम चीज कॉपी करता हूं और यहां पर फर्स्ट नंबर की जगह क्या लिख देता हूं, नेम। देखो दोनों अलग अलग वेरिएबल हैं, फर्स्ट नेम में कुछ नाम स्टोर्ड है, फर्स्ट नंबर में नंबर स्टोर्ड है, और मैं इसको दोनों को प्रिंट करता हूं। ये 7 तो वहां का स्टोर्ड है, ये फर्स्ट नंबर का क्या आया, INT, और लेकिन फर्स्ट जो नेम है उसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग टाइप का डेटा है इसमें। देखो आप अपने आप समझ आ रहा है ना, वो समझ गए बात। तो ये मैं डेटा टाइप के छोटे एग्जांपल्स आपको दिखा रहा हूं, है ना, ये नंबर्स हो गए। अभी मैं क्या करूं, अगर इसके बाद मैं क्या करता हूं, फर्स्ट नेम में मान लो मैंने ऐसा स्टोर कर दिया TRUE, आपको याद है ये एक कीवर्ड है ट्रू, मैंने बोला था ये बूलियन वैल्यू है। और मैं क्या करता हूं, इसके बाद फिर से ये वाला स्टेटमेंट लगा देता हूं। तो यहां तक, इस लाइन तक, 8 नंबर लाइन तक क्या था, ये एक स्ट्रिंग स्टोर कर रहा था फर्स्ट नेम, लेकिन इसी में मैंने अभी क्या किया, एक दूसरे टाइप का वैल्यू स्टोर कर दिया। ये कैसा है, बूलियन है ना। और इसके बाद फिर से मैं इसका टाइप चेक कर रहा हूं। तो आप ध्यान देना 3 और 4 यहां पर क्या होगा, इस लाइन नंबर 6 पर क्या प्रिंट होगा, 3 और 4 ऐड होकर 7। लाइन नंबर 9 का जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये क्या स्टेट प्रिंट करेगा, फर्स्ट नंबर का टाइप, फर्स्ट नंबर में क्या इंटीजर, तो इंटीजर प्रिंट करेगा। लाइन नंबर 10 पर क्या प्रिंट होगा, फर्स्ट नेम का टाइप, फर्स्ट नेम में क्या है स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग प्रिंट होगा। लेकिन लाइन नंबर 11 पे मैंने इसका टाइप बदल दिया, इसमें दूसरे टाइप का वैल्यू स्टोर कर दिया। तो लाइन नंबर 12 पे जो प्रिंट है उसमें क्या प्रिंट होना चाहिए, अभी हम देखते हैं, यानी कि 4 प्रिंटिंग होनी चाहिए आउटपुट में। मैं रन कर रहा हूं इसको, आप देखिए, मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट करता हूं ताकि आप एक साथ इनपुट आउटपुट देख पाएं। ये देखो आप, इस वाले प्रिंट का ये आउटपुट है 7, इस वाले प्रिंट का ये आउटपुट है इंटीजर, जाहिर सी बात है फर्स्ट नंबर इंटीजर है, और इस वाले का आउटपुट क्या है, स्ट्रिंग। ठीक है, लेकिन इस वाले का आउटपुट क्या है, बूल, क्योंकि यही फर्स्ट नेम, जो कि यहां भी फर्स्ट नेम है यहां भी फर्स्ट नेम, वही है, सेम वेरिएबल है, लेकिन यहां पर इसका टाइप क्या था, स्ट्रिंग, लेकिन यहां पर जैसे ही मैंने ये वैल्यू डाला इसमें, ये इसका टाइप क्या हो गया, बूल। तो आप देखें अपने डायनेमिकली रन टाइम पर इसने टाइप बदल लिया अपने वेरिएबल का, जो डेटा वो स्टोर कर रहा है जिस टाइप का, उसका टाइप चेंज कर लेता है कौन, पाइथन। इसे कहते हैं डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज, ये पाइथन की एक खासियत है, यही इसको इजी बनाती है लर्न करने के लिए। नहीं तो दूसरे लैंग्वेजेस ये अलाउ नहीं करते कि आप रन टाइम पर डायनेमिकली डिफरेंट टाइप का डेटा आप डिफरेंट टाइप के वेरिएबल में स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये था क्या, डायनेमिकली टाइप्ड पाइथन का, और पाइथन के आपने कुछ सिंपल स्टेटमेंट्स आपने देखे। अब मैं थोड़ी बात कर लेता हूं कंपाउंड स्टेटमेंट की। ठीक है, कंपाउंड स्टेटमेंट कैसे क्रिएट किया जाता है, देखो आपको यहाँ पर कोई भी एक कीवर्ड लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक हेडर रहेगा, हेडर के बाद आप क्या लिखोगे, कोलोन, और कोलोन के बाद देखो आप अपने आप उसने इंडेंटेशन ले लिया, ये 4 स्पेस का, ये 4 लोकेशन का, ये 4 स्पेस का ये एरिया अपने आप ले लेता है, यहाँ पर लिखने नहीं देगा। और यहाँ पर मैं स्टेटमेंट लिख सकता हूँ प्रिंट हेलो, इस तरह मैं जितने भी चाहे स्टेटमेंट लिख सकता हूँ, प्रिंट हेलो 2, इस तरह के कितने भी आप 3 4 10 लिखे। और जैसे ही आपने यहां पर ये इंडेंटेशन ब्रेक कर दिया, यानी कि आपने यहां से लिखना शुरू कर दिया, इंडेंटेशन अब नहीं दिया, तो ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट का पार्ट था ये खत्म हो जाएगा, यहीं पर एंड हो जाएगा। ठीक है, तो एंडिंग के लिए कोई खास सिंबल नहीं है, एंडिंग का सिंबल ही यही है कि आप इसके इंडेंटेशन को का जो क्रम चल रहा था सीक्वेंस, उसको ब्रेक कर दें, तो वो ब्लॉक
एंड हो जाएगा वहाँ पर। समझ में आई? मैं यहाँ पर कीवर्ड और हेडर लिखकर लाइव एग्जांपल इसलिए नहीं दे रहा हूँ ताकि आप पहले इतनी चीज़ों को समझ लें, तब हम कल बात करेंगे इस कंपाउंड स्टेटमेंट की। पहले आप सिंपल स्टेटमेंट को समझ लें, केवल प्रिंट पे काम करना सीखें, कुछ कुछ चीज़ों को प्रिंट करिए, कुछ वेरिएबल बनाइए। जैसे मैं आपको कुछ काम दे देता हूँ, कुछ वेरिएबल्स बनाइए आप। a इक्वल टू ऐसे स्टोर करो आप कुछ भी, b इक्वल टू 20, आइडेंटिफायर्स लिखे आप, c इक्वल टू 30 और यहाँ पर प्रिंट करिए a इंटू बी, मल्टीप्लाई किया आपने, है ना, प्रिंट a डिवाइडेड बाय c। आप देखिए क्या हो रहा है, सबको रन करके आप देखिए। ऐसे कुछ कुछ वेरिएबल बनाइए, कुछ नाम लिखिए, कुछ प्रिंट करिए, ठीक है। कुछ प्रिंट अपना नाम लिख के प्रिंट करके देखिए, या आप ऐसे करिए नेम, या ऐसे वेरिएबल बनाइए माई अंडरस्कोर नेम इक्वल टू कुछ ऐसे अजय विजय, और उसको प्रिंट करके देखिए, प्रिंट माई नेम, है ना। ऐसे आप करके देख सकते हैं। ये सब आप प्रैक्टिस करिए धीरे धीरे। अब थोड़ा सा क्या होगा, पाइथन को आप इसमें क्या हो रहा है, इतनी चीज़ें बस अगर आप समझ गए तो बस नेक्स्ट क्लास में ये पूरा पाइथन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ख़त्म कर दूंगा। लेकिन इतनी चीज़ें के लिए थोड़ा समय आपको लगेगा, इसको आप ग्रैप्स करिए, इसको डाइजेस्ट करिए। फिर हम मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में पाइथन के नेक्स्ट पार्ट में। उसके बाद हम दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को भी सीखेंगे। और अगर इस पाइथन को आपको डिटेल में सीखना है तो आप कमेंट करिए, मैं पाइथन को बहुत अच्छे से एक बिल्कुल डिफरेंट प्लेलिस्ट बनाऊंगा जिसमें कि हम पाइथन को पूरे डीपली समझेंगे। बट फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइए। अगर इसमें कुछ कमी रह गई है या कुछ ऐसा रह गया है कि जो मैंने मिस कर दिया हो, या कुछ जल्दी में बता दिया हो, या कुछ क्लियर नहीं है, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करिए, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।